हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। जी हाँ, आज हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए। ये क्या गड़बड़ा रहा है यार। कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराकर आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता। लेकिन किसी को गिराकर आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, इससे पहले कि ज़्यादा टाइम हो जाए। देखिए, वायुमंडल से रिलेटेड हमारे वायुमंडल की जो लेयर है, जो परतें हैं, उससे रिलेटेड उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर होगा क्या और कैसे होगा। ठीक है, खासकर कि वायुमंडल का पहला परत कौन सा है, बाहरी परत कौन सा है, मध्य का परत कौन सा है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल की। तो वायुमंडल यानी कि हम पृथ्वी की अगर हम बात करें, अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर हम देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का ये जो शेप है कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इस तरह के शेप को इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है। अब इन ध्रुवों से यानी कि यहाँ से लेकर ये हमारा जो इक्वेटर है, इस आधार पे हमारा वायुमंडल का एरिया है। ये वायु जो ये लिखे हुए ना, वो कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे वायुमंडल का लेयर बनता है। ठीक है, हमारे वायुमंडल का लेयर सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो उसके नाते जो है ध्रुवों और विषुवत रेखा से हमारे वायुमंडल का आकलन किया जाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो उसके आधार पर हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, समझ ज़्यादा ना लगो इसलिए मैंने पहले से फिगर बना दिया। अब देखिए, सबसे पहले कि हमारे वायुमंडल में कितने लेयरों में इसको डिवाइड किया गया है, तो 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का मतलब कि क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, इतने मंडलों में बांटा गया है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। इस आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने नामों से इसको जाना गया। कभी कभी इनके क्रम के बारे में भी आपसे पूछता है कि इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। तो क्रम से व्यवस्थित करने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लें कि किस मंडल में क्या हमको या किस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे क्षोभ मंडल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो अब ऐसा क्यों? तो अभी हमने बताया कि ध्रुवों पर ध्रुव ऊंचाई पर है और विषुवत रेखा नीचे पे है, इसलिए ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर का किया गया है। ठीक है, अच्छा, साथ में गर्मी के समय में वायुमंडल की जो लेयर है वो बढ़ जाती है। यानी गर्मी के समय में ये 8 किलोमीटर से ऊपर 10 से 12 तक भी चले जाते हैं। 12 किलोमीटर मतलब एक एवरेज के तौर पे 8 से 10 किलोमीटर तक पहुंच जाता है और ये 18 से 20-21 किलोमीटर के आसपास में पहुंच जाता है। कौन? विषुवत रेखा की ऊंचाई यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल हमारा पड़ता है। अब देखिए, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी कोई भी क्वेश्चन मौसमी घटनाओं से रिलेटेड आपसे पूछ दे कि ये मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, वो बस आंख बंद करके आप सबको कहाँ पर कर देंगे? क्षोभ मंडल में। जैसे बादल का गरजना, बादल का गरजना, कोहरे का पड़ना, ओले का पड़ना, बिजली का कड़कना, वर्षा होना। ठीक है, वर्षा होना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें, आपको इंद्रधनुष का बनना, तो ये सारे के सारे घटनाएं कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, मौसम से रिलेटेड हम देखते हैं, कोहरा पड़ रहा है, बादल घेर लिया है, तमाम सारे जितने भी एक्टिविटी हम मौसम से रिलेटेड देखते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल के बाद हम ऊपर जाते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल मतलब होता है समान ताप। समताप मंडल समान ताप, जहाँ का तापमान एक समान हो, कोई भी तरह का कोई एक्टिविटी न हो। ठीक है, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसमें क्या हमको देखने को मिलता है? इसमें तापमान समान होता है। वायुयान चलाने के लिए अनुकूल वायुमंडल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कौन सा? समताप मंडल। जहाँ का तापमान समान होता है, वहाँ पे वायुमंडल को चलाने में यानी कि उड़ाने में किसी भी तरह की कोई
दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए वायुयान के लिए ये अनुकूल मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल। कहाँ के तापमान समान है, वायुमंडल। ठीक है, इसी वायुमंडल में हमको देखने को मिलता है क्या, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत। अब ओजोन परत की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर रखिएगा, इसको ले लें ग्रीन। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो वो हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस। ये हमारा 30 किलोमीटर के रेंज में हमारा ओजोन परत देखने को मिलता है। यानी कि ओजोन परत जो होता है वो मध्य मंडल के नीचे और समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर, मध्य मंडल के निचली और समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर, हाँ, जो हमको लेयर देखने को मिलता है उसी को हम ओजोन परत यानी ओजोन लेयर बोलते हैं या ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, इंग्लिश में ओजोनोस्फीयर। ठीक है, ये समताप मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे साइड में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल में क्या है, मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है -100 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, -100 सेंटीग्रेड। -100 सेंटीग्रेड होने के बाद भी जो उल्का पिंड है वो उल्का पिंड इसी वायुमंडल में आकर जलकर राख हो जाती है। यानी कि ये वायुमंडल नहीं होता तो वो उल्का पिंड डायरेक्ट हमारे धरती पर, उल्का पिंड का मतलब समझ रहे हैं ना, रेड वाला, जैसे इस तरह की जो है पुच्छल तारे बनती है, इस तरह से जोर तेजी से हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं कि जैसे इसको हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। ये तारा नहीं टूटता है भाई, इससे तारा इतना विशाल है कि उसका एक टुकड़ा भी टूटा तो धरती को ले ले चला जाएगा नीचे, समाप्त हो जाएगा धरती जो है। तो तारा नहीं टूटता है, बल्कि ये छोटे छोटे उल्का पिंड है जो तेज गति से जब हमारे वायुमंडल में एंट्री करते हैं, हाँ, मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल में एंट्री करते हैं तो ये जलकर राख हो जाते हैं। जो बहुत विशालकाय होते हैं वही धरती तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज ये इसी वायुमंडल में आकर जल के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पुच्छल तारा जिसको हम बोलते हैं, या जो उल्का पिंड होता है वो किस मंडल में आने के बाद जल के नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल में ही आकर ये जल के नष्ट हो जाती है। सबसे ठंडा यही होता है, -100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आयन मंडल। अब आयन मंडल में जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं, जैसे हम यहाँ पे कॉल किए आपको, आप हमारे पास ही में क्यों ना हो, आपको अगर हमने कॉल किया तो सबसे पहले हमारा कॉल का जो तरंगे हैं वो कहाँ पे जाती है, वो आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर में जाती है। वहाँ से फिर रिटर्न आपके मोबाइल में सिग्नल आता है, उसके बाद हम आपकी आवाज़ को सुनते हैं। यानी मेरा आवाज़ पहले वहाँ जाएगा और वहाँ से फिर आपके पास आएगा, उसके बाद हम एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं। तो जितने भी रेडियो तरंगे वगैरह हैं, रडार वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर लगाई जाती हैं, हाँ, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर में। ठीक है, उसके बाद जितने भी कृत्रिम सैटेलाइट है, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाए हुए निर्मित किए हुए जितने भी सैटेलाइट है वो हमको वायुमंडल में देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्सोस्फीयर। सबसे लास्ट का मंडल, सबसे अंत का मंडल, सबसे बाहर का मंडल कौन सा है, तो वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर है। ठीक है, इसी में हमारा जो कि सैटेलाइट या उपग्रह को छोड़े जाते हैं जो धरती पर निगरानी रखता है। ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह था ना, सैटेलाइट लगाए हुए हैं भारत के ऊपर, कई देशों के ऊपर, कि भारत क्या एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। ठीक है, भारत को परमाणु बम परीक्षण करना था, उस पर भी वो सैटेलाइट लगाया था, उसके बावजूद भी भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। ये हमारा 1000 यानी 8 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 1000 किलोमीटर तक का ये हमारा वायुमंडल है। जब हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर जी का मान 0 हो जाता है, यानी कि ग्रेविटी अब काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर के अंदर ही हमको वायुमंडल या अनुकूल हमारे रहने के अनुकूल चीज़ें देखने को मिलती है। 36,000 किलोमीटर की जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको याद कैसे रखा जाए। इसको याद रखने या और इसको याद करने का पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर सबका खाच पीछ हो जाएगा। चलिए, अब इसको याद करने की बात है तो याद कैसे करते हैं। तुम हट जाओ भाई, मोहम्मद साहब हट जाओ। हाँ, पहला याद हमको रखना है क्या, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो अब इसको याद करना है तो हमें क्या लिखना है, छोड़ से हो जाएगा
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह्य मंडल। ठीक है, इस तरह से हम चारों मंडल मतलब पांचों मंडल को याद कर सकते हैं। छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी कि मैं सबको छोड़कर इस धरती से क्या हो गया, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हमने देखा कि कौन कौन से मंडल या कौन कौन से लेयर हमारा है धरती पे। ठीक है, इसको आप तुरंत नोट करिए, तुरंत जल्दी। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप याद रखेंगे ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑन मी इन एग्जाम, या इतने ही लिखो, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। अब ये क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। यानी कि तुम मेरे एग्जाम में मेरे पर भरोसा करो, यानी बहुत सही मीनिंग हमने नहीं लिखा है, मगर इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो इस तरह से आप इंग्लिश वाले वर्जन को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए बैक में। हाँ, क्लियर है। यानी कि इसी को हम क्रम से याद करेंगे। सारे मौसमी घटनाएं, इंद्रधनुष का वरना, ओला पड़ना, कोहरा पड़ना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान, जितने भी मौसमी घटनाएं हैं सबको हम क्षोभ मंडल में ढकेल देंगे। ठीक है, समताप मंडल में हम खाली याद रखेंगे कि ये वायुयान चलाने के लिए अनुकूल मंडल है। यहाँ पे तापमान समान होती है, यहाँ पे उल्का पिंड आकर जलकर नष्ट हो जाती है। सबसे ठंडा यानी कि 100 सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर होता है। सारे रेडियो तरंगे इसी में लगाई जाती हैं, रडार इसी में लगाए जाते हैं। जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट, वो वायुमंडल में लगाया जाता है। वायुमंडल के हम बाहर जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप किस वीडियो पर लेक्चर चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद। साथ में अपने मुस्लिम भाइयों के लिए रमज़ान मुबारक हो। ठीक है, मुस्लिम भाइयों के साथ साथ उन हिंदू भाइयों को भी, या उन सभी भाइयों को जो सभी मजहब का, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, उनको भी हमारे तरफ से रमज़ान मुबारक हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।